हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पीछे के क्लास में आप लोगों को मनोविज्ञान के बारे में बताया था और ऑनर्स के छात्रों को, चूँकि अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल ही रही है, तो बहुत से छात्र धीरे धीरे आते जा रहे हैं। लेकिन अब 7 लिस्ट आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी निकल चुका है, तो अधिकतर छात्र हमारे विभाग में आ गए हैं। तो आवश्यक बनता है कि धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर, पढ़ाई की शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हुए पिछले अध्याय में हमने मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान का जन्म का स्थान, जन्म का काल, मनोविज्ञान की एक परिभाषा, मनोविज्ञान किस विषय से निकल कर आया, और मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं का जिक्र किया गया। शुरू की परिभाषा, उसमें कुछ कमियां, खामियां के बाद एक दूसरी परिभाषा जो हमने बताई, उसका अध्ययन किया कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर आत्मा के बाद मनोविज्ञान मन का विज्ञान बना, मन के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान कॉन्शस एक्सपीरियंस अर्थात कि चेतन अनुभूति का विज्ञान कहलाने लगा। और चौथे वर्ग में मनोविज्ञान की परिभाषा साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में दी जाने लगी। तो व्यवहार का विज्ञान पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब उसी से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि 1912-13 ईस्वी के आसपास या उसके पहले मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान माना जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के उस स्ट्रक्चरल स्कूल के विद्वानों के विचारों के विरुद्ध एक नई विचारधारा उस समय उत्पन्न हुई, जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया, और इसके प्रणेता जे.बी. वाटसन थे। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान न तो चेतन अनुभूति का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके पीछे उनका तर्क था कि यदि किसी विषय जिसको मनोविज्ञान में हम पढ़ाते हैं और उसको जांचना हो और मनुष्य के भीतर की भावनाओं को जांचना हो, तो आप उसके व्यवहार से उसको जांच सकते हैं और उसके मन की बातों को समझ सकते हैं। अतः मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और यह मान्यता इतनी उस समय की व्यवस्था के अंदर, उस काल में प्रचलित हुआ कि जिसे फायर साइड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था, उसको लोग भूलने लगे। अब अनुभूति को कम महत्व देने लगे मनोवैज्ञानिक, और व्यवहारवाद की एक परिपाटी चल गई। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दोनों परिभाषाओं में से या कई परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं थी जो मनोविज्ञान की व्याख्या कर सके। तो मनोवैज्ञानिकों के दल ने एक मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा, जिसे एडिक्वेट डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, देने की बात हुई, जिसमें परिभाषित करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी, जिसमें कहा गया कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर in relation to overall adjustment of the organism to environment। इस परिभाषा में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को एक समर्थक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस कहा, और एक्सपीरियंस और व्यवहार दोनों को समाहित किया, तथा जीवों के वातावरण से किस प्रकार के संबंध होते हैं और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जीव क्रिया करते हैं,
उसी के अध्ययन को मनोविज्ञान के अंतर्गत लाने की बात कही। अनुभूति से संबंधित एवं व्यवहार से संबंधित समायोजन की बात अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी और उन मनोवैज्ञानिकों का तर्क था कि बिना वातावरण के प्रभाव में किसी भी जीव का अध्ययन तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव वैक्यूम में, खुलापन में या जीरो में नहीं रहता है, बल्कि वह किसी न किसी वातावरण में रहता है और वातावरण उसको बराबर प्रभावित करता रहता है। वातावरण के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत सी मतलब की परिस्थितियाँ आती हैं। ये परिस्थितियाँ जटिल, साधारण, किसी भी स्वरूप की हो सकती हैं। वातावरण के अंतर्गत यदि व्यक्ति या जीव अभियोजन करने की कोशिश करता है और किस प्रकार से वह अपने आप को अभियोजित करता है, अर्थात एडजस्टमेंट करता है, यही उसका मनोविज्ञान कहलाता है। इन्हीं अवस्थाओं को वातावरण कहते हैं, जिनमें मोटे तौर पर आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दो एनवायरनमेंट को बांटा गया है। अब जैसे किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होना, किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होना, उसका इंटरनल रिएक्शन हो सकता है। उसी तरह धूप, वर्षा, वातावरण, जाड़ा, गर्मी, बरसात, दूसरे समूह का प्रभाव, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलू आदि जितने भी हैं वो हमारे एक्सटर्नल के अंतर्गत आते हैं। इसके अनुसार एक सूत्र के आधार पर मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की गई, जिसमें SOR सूत्र काफ़ी प्रमुखता के साथ इसका नाम लिया जाता है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी उद्दीपक या उत्तेजना ऑर्गेनिज्म के सामने अर्थात प्राणी के सामने आता है तो प्राणी उस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है और उसकी ही इस प्रतिक्रिया को मनोविज्ञान में एक व्यवहार की उत्पत्ति माना गया और इसको ही मनोविज्ञान कहा गया। जैसे एक उदाहरण के रूप में कि यदि किसी के दरवाजे पर घंटी की आवाज़ होती है तो यहाँ घंटी उत्तेजक का रूप में स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट है और जो आवाज़ की तरंगें उत्पन्न होती हैं, साउंड वेव्स, कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह आवाज़ की तरंगें हमारे लिए उत्तेजना का काम करती हैं, जिसके फलस्वरूप मानसिक प्रतिक्रिया के रूप में श्रवण संवेदना होती है और तब प्राणी दरवाजे तक जाने की एक एक्टिविटी करता है जिसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। अर्थात कोई भी उत्तेजना के उपस्थित होने के बाद, किसी भी तरह की उत्तेजना जब वातावरण में उपस्थित होती है तो व्यक्ति जब उसका अनुक्रिया करता है या रिस्पॉन्स करता है और उसके फलस्वरूप मानसिक रूप से वह संगठित होता है और तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, तो इसी थ्योरी को SOR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में चलकर इस थ्योरी को मनोवैज्ञानिकों ने समझाने के लिए जितना उपयोग किया तो इस थ्योरी में कुछ नयापन या नई बात बताने की भी कोशिश की, जिसमें SOR के आगे सांकेतिक रूप से या ज्यामितिक रूप से सेंसरी फीडबैक SF का भी कॉन्सेप्ट दिया। जैसे इसके पीछे उनका कहना था कि प्रतिक्रिया वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि प्रतिक्रिया उसके और आगे तक चलती है और जब उसका फीडबैक हमको अनुक्रिया मिल जाता है तो अनुभूति जब हमको फीडबैक मिल जाता है तो वह प्रक्रिया जाके समाप्त होती है। जैसे उदाहरण देते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि गाड़ी के चलाते वक्त कोई गाड़ी पीछे से आती हुई मालूम चलती है तो हम मिरर में उसको देखते हैं, तो यहाँ SOR का प्रोसेस समाप्त हो जाता है और उसके बाद एक अनुक्रिया करते हैं। लेकिन जब SF की बात हुई तो SF सेंसरी फीडबैक में ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर चला के या तो काफ़ी तेज़ आगे बढ़ा सकता है और फिर मिरर में देख के संतुष्ट हो सकता है कि पीछे वाली गाड़ी बहुत पीछे रह गई, या दूसरी प्रक्रिया यह हो सकता है कि वह लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जलाते हुए अपने किसी साइड में
लेफ़्ट साइड में अपनी गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड करते हुए, साइड देते हुए आगे वाली गाड़ी को निकलते हुए देख सकता है, तो यह भी एक अनुक्रिया का पार्ट्स हो सकता है। अर्थात एसएफ को शामिल किए बिना प्राणी के व्यवहार की पूर्ण व्याख्या नहीं की जाती है, ऐसा भी कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत था। इसीलिए एसएफ का कॉन्सेप्ट भी दिया गया, सेंसरी फीडबैक का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब हम लोग यह जानेंगे कि जितनी भी परिभाषाएं दी गईं, उस परिभाषा के बाद एक प्रश्न उठता था मनोविज्ञान में कि क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसको लेके बहुत सी धारणाएं उपस्थित हुई, और जब व्यवहार के विज्ञान की बात होने लगी तो व्यवहार का अध्ययन कभी भी हम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मेथड से ही कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान में जितनी भी बातें होती थी उसके अनुसार से मनोविज्ञान में भी ये बातें होने लगी, क्योंकि मनोविज्ञान में भी एक लैब की बात होती है। किसी भी सैद्धांतिक मनोविज्ञान के द्वारा हम उसकी पुष्टि सिद्धांत के आधार पे व्यवहारिक क्षेत्रों में हम उसको जब करते हैं तो वहाँ विज्ञान के करीब हम चले जाते हैं। और लेबोरेटरी में, यहाँ का लेबोरेटरी हो चाहे दिल्ली का लेबोरेटरी हो, हम किसी भी समस्या का समाधान हम उसी तरह करते हुए पाते हैं और उसका रिजल्ट ठीक उसी तरह पाते हैं जो यहाँ पाते हैं, वहीं विदेश में भी पाते हैं। तो यह भी अपने आप को साइंस के करीब लाने का काम करता है। चूँकि मनोविज्ञान में हम लोग जो है जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरिफिकेशन या वेरीफेबिलिटी और रिवीजन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होते हैं, डाटा, फैक्ट्स, उस सारे का साइंटिफिक स्टडी हम यहाँ करते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान की शाखाओं की। जैसा कि बताया गया शुरू में कि मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता जा रहा है, तो मनोविज्ञान की 2 शाखाएं मूल रूप से काम करती हैं और उन्हीं शाखाओं के आधार पे कई अन्य शाखाओं की पैदाइश मानी जाती है। मनोविज्ञान को मूलतः 2 रूप में बांटते हैं। पहला का नाम है प्योर एंड थ्योरेटिकल साइकोलॉजी और दूसरा का नाम है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर एंड थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में हम लोग उस मनोविज्ञान को लाते हैं जिसमें नियम का प्रतिपादन होता है, जिसमें हम नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत उन विषयों को हम लोग लाते हैं जिसमें उन सिद्धांतों को पूर्ति करते हुए पाते हैं। तो इसमें सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बाल और विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान आदि सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी आदि विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञान के क्षेत्र हमारे जो हैं वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उन विषयों को हम लोग सैद्धांतिक मनोविज्ञान में लाते हैं जिससे संबंधित हम लोग मनोविज्ञान में नए नए नियम, परिनियम, सिद्धांत, थ्योरी आदि बनाते हैं। और प्रैक्टिकल या अप्लाइड साइकोलॉजी में हम लोग जब व्यवहार में उतरते हुए उसका उपयोग करते हैं तो उसको व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसकी हम विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। हर की व्याख्या करने पर तो समय का भी काफ़ी जाया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितनी भी मनोविज्ञान के मेथड्स हैं, विधियां हैं, जिसके आधार पे डाटा हम लोग एकत्र करते हैं और विश्लेषण करते हैं और मनोविज्ञान को विज्ञान के करीब लाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसके गुण दोषों की, उनके लिमिटेशंस की चर्चा करेंगे, उसके फ़ायदे और घाटे की चर्चा करेंगे। तो आप लोग पुनः पीछे वाले क्लास को एवं इस क्लास में पढ़ाए गए पाठ को पढ़ के आइएगा और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ों की चर्चा, जो अभी हमने बताया कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे। तो अब नए नए छात्र जो 7th 8th लिस्ट
या बाद वाले लिस्ट के भी आएंगे, आप लोग के साथ मिलकर अध्ययन करेंगे, तो उन छात्रों को पढ़ाए गए 2 पाठों का आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, जिससे वो लोग भी उन पाठ को जो उन्होंने पढ़ सके हैं वो आप लोग शेयर कर सके, डिस्कशंस कर सके। इसके बाद भी वो लोग नहीं समझ पाएंगे तो मनोविज्ञान विभाग में आके वो लोग प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग यथासंभव उनको बताने का कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।